चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक प्रॉब्लम तीन लोगों को दी है सॉल्व करने को, सेम प्रॉब्लम, तीनों अलग अलग सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो तीनों में से कौन किसका सॉल्यूशन बेस्ट है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये सेकंड्स या मिली सेकंड्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। मिनिमम कितना समय लेगी उसको हम बोलते हैं ओमेगा। थीटा बोलता है एवरेज टाइम कितना लगेगा। बिग ओ बताता है आपके एल्गोरिथम को रन होने में मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है। अब आते हैं एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। बहुत सिंपल सिंपल 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। 5 स्टेप फॉलो कीजिए, आप किसी भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इजीली निकालेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स मैं कहूंगा, आप जिस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं समझिए पहले वो कोड कर क्या रहा है। बिना ये जाने कि कोड कर क्या रहा है कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कोड को ऑब्जर्व कीजिए, यूज योर ब्रेन, समझिए व्हाट इज द कोड ट्राइंग टू डू। एक बार आपको ये पता लग गया कोड कर क्या रहा है, फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का टेक्निकल पार्ट। कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कोड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो, उसको आप एक यूनिट ऑफ टाइम का इंस्ट्रक्शन मानेंगे। मतलब उसको रन होने में कितना समय लगेगा, अपन मानेंगे उसको रन होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। अब इसके बेस पर आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, जो मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा। वो जो इक्वेशन आएगी वो एन के टर्म्स में आएगी, और उसमें एन की जो हाईएस्ट पावर है वो अपन ले लेंगे। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ आइटम्स और द वैल्यू जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बेस पर हम अपनी इक्वेशन निकालेंगे, उसकी अपन ले लेंगे हाईएस्ट पावर, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, और वही हमारी एल्गोरिथम की बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोला मैंने बोला हर इंस्ट्रक्शन को 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, ये मानकर चलिए। उसके बेस पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन आप बनाएंगे, तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल आएगा जिसमें एन की पावर पे कुछ होगा, या हो सकता है एन हो। बस उसको हाईएस्ट पावर जो एन की आ रही है वो आपको लेनी है, बाकियों को इग्नोर कर देना है। इग्नोर किसको करना है वो भी बताता हूं, और वही आपके एल्गोरिथम की बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे बढ़िया तरीका है कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली निकालना समझा दें। शुरू करता हूं मैं इस पहले छोटे से एग्जांपल से। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट का समय दीजिए अपने आप को, और समझिए ये कोड जावा में क्या कर रहा है। मान लीजिए जावा का एक मेथड है जो पैरामीटर में एक एन ले रहा है। अब सोचिए कर क्या रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये कुछ मैथ्स कर रहा है। जो एन में वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को ऐड कर रहा है ए और बी के सम में, उस वैल्यू को ऐड कर रहा है ए और बी के प्रोडक्ट में, और उस वैल्यू से डिवाइड कर रहा है ए और एन के प्रोडक्ट, या उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बी से कर दे रहा है डिवाइड, कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये वाला इंस्ट्रक्शन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, है ना? हर इंस्ट्रक्शन को 1 यूनिट देना है। इंटीजर b इक्वल टू 3, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। a प्लस बी प्लस एन, इसमें कितने हो गए? तो 1 यूनिट a प्लस बी का हो गया, 1 यूनिट प्लस एन का हो गया, एक असाइनमेंट का हो गया। तो कितने हो गए? यहां 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लग गया। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में a इंटू बी 1 यूनिट, b प्लस एन जो प्रोडक्ट आ रहा है प्लस एन वो 1 यूनिट, असाइनमेंट 1 यूनिट, ये भी 3 लग गया। देन a इंटू एन 1 यूनिट, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो b से डिवाइड हो रहा है, एक और यूनिट, और असाइनमेंट लग गया, तो ये भी 3 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। और ये जो एसओपी हमने दिया है इसको हम मान लेते हैं ये 1 यूनिट ले रहा है। तो कितने इंस्ट्रक्शंस हो गए? 1 + 1 + 3 + 3 + 1, कितना हो गया? 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12। यानी चाहे n कितना भी बड़ा हो, ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड 12 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करेगा। डू यू एग्री विद मी? एन कितना भी बड़ा हो, मान लीजिए एन की वैल्यू इनिशियली 10 है, क्या होता अगर ये 10 की जगह 1 लाख हो जाती? आंसर डिफरेंट आता, लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो 12 ही रहते हैं ना। वो 12 के 10 तो नहीं हो रहे हैं, या 12 के 24 तो नहीं हो रहे हैं, उतने ही रह रहे हैं। तो हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑफ द ऑर्डर 1। 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो कांस्टेंट है 12 उसको इग्नोर करके हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि वो 12 की जगह 10 भी होता, 100 भी होता तो फिक्स होता, वो वैरी नहीं करता। जो वैरी नहीं कर रहा है कैलकुलेशन में वो कांस्टेंट है, उसे हम लोग कर देते हैं इग्नोर। तो हम लोग मानते हैं O12 की जगह हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O1। मतलब n कितना भी बढ़ जाए, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होंगे वो फिक्स O1 अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे, क्योंकि इनमें कोई वेरिएशन n के चेंज होने से नहीं आता। अगला एग्जांपल देखिए, आपको पता चलेगा n के चेंज होने से इंस्ट्रक्शन कैसे चेंज होते हैं। तो अब आते हैं एग्जांपल 2 पे।
सोचिए एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ उसको मत देखिएगा, पॉज करिए वीडियो और देखिए क्या कर रहा है ये एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल पैरामीटर में एक इंटीजर n ले रहा है, 1 से लेकर n तक का एक लूप घुमा रहा है, और लूप के अंदर सम के अंदर i के वैल्यू को ऐड कर, कहने का मतलब ये 1 से लेकर n तक के सभी नंबरों का सम निकाल रहा है। ऐसा ही है ना, यही कर रहा है कोड। चलिए इसकी निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। क्या लगता है आपको, इंटीजर सम इक्वल टू 0, कहना से ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा जी, ये 1 लेगा। इंटीजर i इक्वल टू 1 कितनी बार चलेगा फॉर लूप में, i इक्वल टू 1 एक बार चलेगा, तो 1 प्लस 1 कर दीजिए। i लेस देन इक्वल टू n, ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार चेक होगा, आपने एक बार लिखा है, ये कितनी बार चेक होगा, तो ये चेक होगा n प्लस 1 टाइम्स, n टाइम्स नहीं, n प्लस 1 टाइम। कैसे, कोई भी लूप जितनी बार चलता है उससे एक ज्यादा बार कंडीशन चेक करता है ना, ताकि वो कंडीशन फॉल्स हो और लूप रुके। तो अगर ये i लेस देन इक्वल टू n है तो ये n तक तो चलेगा, और n प्लस 1 पे कंडीशन फॉल्स होकर रुकेगा, तो कंडीशन तो n प्लस 1 टाइम पड़ी गई, तो इसमें प्लस कर दीजिए आप n प्लस 1। सम इक्वल टू सम प्लस i, वैसे तो आप देखें तो यहाँ दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक सम प्लस और एक वो असाइन हो रहा है, लेकिन हम इसको एक भी मान लेंगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि मैंने कहा ये कांस्टेंट है। अपन इसको एक मान लेते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। और ये चल कितनी बार रहा है, चल रहा है ये n टाइम्स, तो इसको 1 की जगह में n लिख दूं, क्योंकि ये लूप के अंदर है, ये बार बार चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा। वैसे आप इसको 2n भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि आप कह सकते हैं सर सम प्लस आई एक इंस्ट्रक्शन हुआ, सम में असाइन हुआ दूसरा हुआ, और ये n टाइम्स चलेगा तो ये 2n हो गया, है ना। लेकिन अपन इसको n मान लेते, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा हम कॉन्स्टेंट्स ड्रॉप करते हैं। i प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू आई प्लस प्लस, गलत है ये, दिस इज i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, i प्लस प्लस हमारा चलेगा एक बार, लेकिन क्योंकि ये लूप के साथ साथ चल रहा है तो ये भी चलेगा हमारा n टाइम्स, राइट, ये भी हमारा n टाइम्स चलेगा। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो गया, n हो गया हमारा 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस, चेक कैलकुलेट करिए 3n, और इसमें एक 1 हम और ऐड कर देते हैं, ये रिटर्न सम वाला, इसको भी ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 4 प्लस 3n हो गया। अब इसमें 4 को आप छोड़ दीजिए, 4 का कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि n अगर 10 लाख हो जाता है तो भी 4 तो 4 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो 4 को ड्रॉप कर दीजिए। इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कॉन्स्टेंट्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम पावर देखते हैं n की, n की पावर क्या है 1, तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ द ऑर्डर n हो गई। मतलब जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, इस फॉर लूप में लगने वाला समय, इस कोड में लगने वाला समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर n की वैल्यू 10 है तो इसको प्रोसेस करने के लिए 10 इंस्ट्रक्शंस के आसपास मिलेंगे, लेकिन अगर n 10 की जगह 100 हो गया तो इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करने पड़ेंगे 100। तो आप नोटिस करिए, जैसे जैसे ग्रो कर रही है n की वैल्यू, वैसे वैसे ग्रो कर रही है इस पर्टिकुलर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, और इसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है। Why? Because it is directly proportional to n. As n will increase, same amount of time will also increase by this algorithm to process those many number of items. जैसे जैसे n बढ़ेगा, एल्गोरिथम का भी समय n के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जबकि आप पिछले वाले एग्जाम्पल को देखिए, पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर n इंक्रीज हो भी रहा है, ये वाला एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 10 है और 10 की जगह वो 100 हो जाए, और 100 की जगह वो 1000 हो जाए, और 1000 की जगह 1 लाख हो जाए, तो भी इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को चलने में टाइम ओवर नहीं लगना है, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन निकाले थे 12, वो 12 के 12 ही रहेंगे। जबकि जो हमने सम वाला कोड लिखा है, वो सम वाले कोड के अंदर आप नोटिस करिए, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इसके इंक्रीज होते जाएंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ON, जिसे अपन टेक्निकल वर्ड्स में बोलेंगे लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे जैसे n बढ़ा वैसे वैसे एल्गोरिथम का टाइम इंक्रीज हुआ। क्लियर हुआ, तो O1 और ON क्लियर हो गए आपको। चलिए अब आते हैं एक और एग्जांपल पे, वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 3। क्या कर रहा है ये कोड, ये कोड में लगा है इफ एल्स। अब अगर इफ एल्स लगा है तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम ले सकता है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इफ वाले पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो आप मुझे बताइए, n कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, n mod 2 डबल इक्वल टू 0, रफली ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। वैसे तो आप 2 मान सकते हैं, n mod 2 एक ऑपरेशन है, डबल इक्वल टू 0 दूसरा है, बट रफली ये अपने आप में 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। एसओपी भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये टोटल 2 बार चल रहा है, और क्योंकि 2 कांस्टेंट है हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं विद O1।
यानी इफ वाले पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O1 हो गई। लेकिन क्या आप गारंटी लेते हैं हर बार इफ ही चलेगा? जितनी बार ये फंक्शन चलेगा उतनी बार इफ चलेगा। अगर चला तो ये इसका बेस्ट केस हो गया, लेकिन हर बार इफ चले गारंटी नहीं है, कई बार एल्स भी चलेगा। तो अब इसके एल्स पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कितनी है। उम्मीद करता हूं आप निकाल पाएंगे। i इक्वल टू 0 कितनी बार चलेगा, एक बार। i लेस देन n कितनी बार चलेगा, n प्लस 1 टाइम, कंडीशन है एक ज्यादा बार चेक होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कितनी बार चलेगा, n टाइम, क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर है। i प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, n टाइम। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया, 3n प्लस 2, प्लस आप ऊपर वाला जोड़ लीजिए इसमें, तो रफली अगर आप नोटिस करें तो इसकी भी तो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारे लिए ON। ये एक्स्ट्रा जो वन है उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला वन कहां से आ रहा है, ये पहला वन हम इस वाले वन को ले रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली चेक करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो यहां भी आ रही है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n। एज n विल इंक्रीज द टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम विल आल्सो इंक्रीज। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि जब जब इफ ट्रू होगा तब तब n कितना भी बड़ा हो, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ द ऑर्डर 1। तो इसका ओमेगा का केस क्या हो गया, इसका ओमेगा का केस 1 का हो गया, और बिगो नोटेशन का केस अगर आप ले ले तो n का हो गया। क्योंकि हम फोकस्ड बिगो पे रहते हैं तो हम मानेंगे जनरली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ON। क्लियर? ये भी था ON का एक एग्जाम्पल। चलिए तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अभी तक के डिस्कशन में पहली बार आ रहा है और लूप हो गए हैं नेस्टेड। फ्रेंड्स, जब लूप इस तरह से नेस्टेड होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है इसको समझिएगा। अब आप नोटिस करिए i की वैल्यू 1 के लिए आप सिर्फ ये देखिए j कितनी बार चल रहा है। i की फर्स्ट वैल्यू के लिए j एक बार चल रहा है। i की वैल्यू 2 के लिए j कितनी बार चलेगा, j 2 बार चलेगा। कंडीशन के अनुसार बोल रहा हूं मैं, राइट। i की वैल्यू 3 के लिए j कितनी बार चलेगा, 3 बार। और ऐसे करते करते जब i n पे पहुंचेगा आप मानते हो j n टाइम्स रन होगा। तो अगर मैं j की कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल कर ऐड कर दूं तो ये पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा है ना कि मैंने j वाला लूप अलग अलग बार उतनी बार लिख दिया है जितनी बार मुझे i के लूप को चलाना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए i 3 बार चल रहा है तो मैं j का फॉर एक बार, दो बार, 3 बार लिख दूं और इन तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दूं तो मुझे ओवरऑल मिल जाएगी इस नेस्टेड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि i की हर वैल्यू के लिए j इटरेट हो रहा है अपनी फर्स्ट से लेकर लास्ट वैल्यू तक। तो i की फर्स्ट वैल्यू के लिए j कितना चला, एक बार चला। सेकंड वैल्यू के लिए j कितना चला, 2 बार चला। थर्ड के लिए j कितनी बार चला, 3 बार चला। nth वैल्यू के लिए j कितनी बार चला, n टाइम्स चला। तो अगर मैं j के इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये मैथ्स में क्या ये बन सकता है n इंटू n प्लस 1/2। कैन आई से दिस इज n इंटू n प्लस 1/2, ऐसा माना जा सकता है। अब आप टेक्निकली सोचिए अगर ये n इंटू n प्लस 1/2 आ रही है और इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो n इंटू n स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था ना हाईएस्ट पावर लेनी है, तो ये हो गया n स्क्वायर, बाकी छोड़ दीजिए। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर की। मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी की स्क्वायर में वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर n की वैल्यू 4 है तो इस कोड का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो रफली कितना होगा, 16 का होगा, क्योंकि n स्क्वायर 16 है। अब आप नोटिस करिए n को आप डबल कर दीजिए, n हो जाएगा 4 की जगह 8, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 64। क्यों, क्योंकि वो 8 का स्क्वायर हो जाएगी। करेक्ट? तो आप टेक्निकली सोचिए 16 से 64 में कितना डिफरेंस आ रहा है, रफली क्या एग्जैक्टली 4 टाइम्स का आ रहा है। इसलिए जैसे ओ एन को बोलते हैं लीनियर, एन स्क्वायर को अपन लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये कैसी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाई? बिकॉज एज एन विल बी डबल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी विल चेंज इन 4 टाइम्स। एन 4 की जगह 8 होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाएगी 64। एन 8 की जगह 16 होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 16 का स्क्वायर। तो अब आप नोटिस करिए जो डिफरेंस आ रहा है प्रीवियस कॉम्प्लेक्सिटीज में, मतलब पहली बार 16 था, 64 था, वो 4 का आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में क्या हो गई, ये टाइम जो लेगी एल्गोरिथम अपने आप में क्वाड्रेटिक हो गई। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम ओ एन आ रहा है, दूसरी का एन स्क्वायर आ रहा है, क्या लगता है आपको कौन ज्यादा बेटर है, कौन कम समय में काम कर रही है? ऑब्वियसली बात है ओ एन वाली बेटर है कंपेयर टू ओ एन स्क्वायर। तो कई बार डीएसए में आप ये देखेंगे कि आपने जो कोड लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एन स्क्वायर आ रही होगी और आपसे कहा जाएगा इंटरव्यू में इसको ओ एन में कन्वर्ट करिए। मतलब कुछ नेस्टेड लूप्स होंगे जिन्हें आपको सिंगल लूप में कन्वर्ट करना पड़ सकता है
ताकि काम आपका ओ एन टाइम में हो जाए rather than ओ एन स्क्वायर, because ओ एन स्क्वायर टेक्स मच मोर टाइम इन एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू ओ एन। क्लियर? तो ओ एन स्क्वायर क्या हो गई? ओ एन स्क्वायर जैसा मैंने कहा क्वाड्रेटिक हो गई। ओ एन क्या हो गई? ओ एन लीनियर हो गई, क्योंकि ओ एन में एन 4 की जगह अगर 8 होता है तो रनिंग टाइम भी 8 आएगा। एन स्क्वायर में एन 4 की जगह अगर 8 होता है तो रनिंग टाइम हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स। क्लियर? चलिए ऐसा एक और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं।